कुछ जगह होती हैं जो सिर्फ नज़रों को नहीं दिल को छू जाती हैं। तीर्थन वैली भी उन्हीं जगहों में से एक है जहां हर खामोशी एक कहानी कहती है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने भीड़ से अलग यहाँ अपनी दुनिया बसाई, ऐसी राहों को चुना जहां लोग अक्सर जाने से डरते हैं। आज हम उन्हीं की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी, तीर्थन की खामोशी में, तीर्थन की सुरमई खामोशी में। हेलो, नमस्कार, नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। कैसे हो आप सबसे बढ़िया, पहले? बढ़िया, आप बढ़िया। सुनाओ? मैं भी बढ़िया। जी। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, अ आपने क्या करा, कहाँ-कहाँ घूमे आप? अ, जी, मेरा नाम खेमचंद है और लोग प्यार से मुझे मंत्री भाई कहते हैं। ओके। और इस नाम के भी पीछे एक कहानी सी है छोटी-सी कि स्कूल में जब यूथ पार्लियामेंट होती थी तो हाँ। उसमें जो युवा संसद बनती थी तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ओह! क्योंकि पहले से ही भाषण देने का शौक था। हाँ। और रही स्कूलिंग की बात तो स्कूलिंग हमारी स्टार्टिंग मैट्रिक तक गाँव के स्कूल में ही हुई है। उसके बाद जीएसएस बंजार से हुँ, किया है और बाकी आगे की पढ़ाई मैंने इग्नू से करी हुई है हुँ, और मास्टरी फिर इग्नू से किया हुआ है। हुँ। जी। ठीक है। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं तीर्थन वैली में? जी, तीर्थन वैली में हम लोग बचपन से ही है, जन्म हमारा यहीं पे हुआ है, हमारे दादा वगैरह पुश्तैनी है। हाँ, हाँ। और अभी जैसे +1 के लिए बाहर पढ़ने चले गए तो उसके बाद 15 कर साल बाहर ही रहे और हाँ अभी जी। पिछले साल ही घर आए हैं। अच्छा, जी। ठीक है। तो आपको कैसा लगता है तीर्थन वैली? मतलब आपके नज़रिए से क्या कहना चाहोगे आप कि तीर्थन वैली कैसी है? नज़रिया देखो कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हर इंसान का नज़रिया अलग-अलग होता है। हाँ, अगर हो सकता है कि मेरा नज़रिया इस क्षेत्र के लिए कुछ और हो और हाँ जो जी। और है उनका कुछ और हो। क्योंकि आपकी तो बचपन से जी, यहाँ पे जी, यादें जी। जुड़ी हुई बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये रहा कि थोड़ा-सा राइटिंग का शौक था, नेचर के लिए लिखना या सोसाइटी के लिए लिखना, तो उस हिसाब से ये लगता है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो एक सुरम्य जगह है, हाँ जी, खूबसूरत जगह है, सुरमई। मनमोहक जगह है और यहाँ का आप हवा लो, पानी लो, यहाँ की आप फ्लोरा लो, फ़ौना लो, जो भी यहाँ की एक प्राकृतिक सुंदरता है, हाँ जी, वो और जगह से लगता है कि काफ़ी बेहतर है। हाँ जी। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि राइटिंग का शौक है, आपने जी, थोड़ी देर पहले हमें बताया कि जी, आपने एक जी। बुक लिखी है, जी, जी। जिसका नाम है जख्मी कलम। जी। आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? अगर राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग तो काफ़ी पहले से करते थे। काफ़ी समय पहले अमर उजाला का एक हर वेडनेसडे को एक अखबार आता था, कैरियर एंड एजुकेशन, उसमें शायरी लिखी होती थी। अच्छा। तो वहाँ से शायरियाँ लिखते रहते थे, धीरे-धीरे लिखने का शौक बना, फिर ऐसे छोटे-छोटे स्टैंडर्ड जैसे हाँ जी, पंक्तियाँ लिखना, फिर धीरे-धीरे वो शायरी में तब्दील होती गई और जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, सोच बढ़ने लगी तो फिर उनको एक कविता का रूप दे दिया कि काफ़ी लंबी कविताएँ लिखी या थोड़ी नज़्म रूप में लिखी। हाँ जी, तो उस तरह से और अभी तक अगर बात की जाए तो 200 से ऊपर-ऊपर कविताएँ लिखी है, पर उनमें ये है कि हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए, पर जो हमने लिखा है हमें ये कि हमारी रूह को सुकून मिले लिखने के बाद कि जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं उन्हें कागज़ों में छपवाना है। हाँ जी, जी। जैसे कि आपने बताया कि ये जगह आपको जी, बड़ी सुरमई लगती जी, है जी, ना? तो क्योंकि आप लेखक हैं, तो जी, आप उस वे से हमें बता रहे हैं कि ये सुरमई है। जी, पर जैसे ही आपकी सुबह यहाँ आँख खुलती है, तो आप हुँ। क्या सोचते हैं कि क्या होगा आज, आपका दिन कैसा होगा? या कैसे सोचते हैं उस दिन के बारे में? देखो कि अब कहते हैं ना कि जो पहाड़ है ना, तो पहाड़ में रहने वाले लोग भी पहाड़ की तरह एकदम से अड़िग और कठोर होते हैं हाँ जी, कि परिस्थितियाँ कैसी भी रहे हमने डटे रहना है। हाँ जी। कि ऐसा नहीं है कि हाँ जी आज बारिश हो रही है तो आज काम नहीं करेंगे या हुँ, आज धूप है तो आज काम नहीं करेंगे। जो हाँ अपनी जी, दिनचर्या है वो तो करते जाएँगे, काम जो करना है वो करना ही है। हाँ, दूसरा कई बार ज़हन में ये ख़्याल आता है कि जो दृश्य आज है हमारे आस-पास, हाँ कि जी, कहीं ऐसा ना हो कि 1 दशक बाद या एक 2-3 दशक बीतने के बाद ये चीज़ें देखने को ना मिले हाँ या जी, तरस जाएँगे हम इन चीज़ों को देखने के लिए। हाँ जी। जी। तो जैसे जो भी टूरिस्ट आते हैं, जैसे अभी हर तरीके के टूरिस्ट आते हैं, जी, है जी, ना? जी। कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं, कुछ जी, अनएजुकेटेड होते जी, हैं, ठीक है? तो वो सारे तरीके के काम करते हैं, जी, ठीक है? जी, कई लोग कचरा फेंक देते हैं, तो जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने हमें पहले भी बताया जी, कि जी, आपने बड़े ऐसे स्वच्छ अभियानों को किया है जी, ना? जी, अपने जी। हाथों से, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएँ? अब देखिए अगर हम टूरिज़्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज़्म की भी अब देखो पर्यटन की अपनी-अपनी परिभाषाएँ हैं।
हाँ जी। अब हम हिमालय में पर्यटन की बात करें तो इसे हम रूरल टूरिज्म से जोड़ेंगे हाँ जी। कि या तो हम इसको इससे जोड़ेंगे, माउंटेन टूरिज्म से जोड़ेंगे, हाँ या हम जी। ट्रैकिंग या हाइकिंग से जोड़ेंगे इस चीज़ को। हाँ जी। पर जो कचरे की बात आती है, वो जो पर्यटक आ रहे हैं वो तो फैलाते हैं, पर जो यहाँ के हम लोग स्थानीय है ना, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ हमारा भी रहता है हाँ जी। कि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हाँ जी। हम लोग यहाँ के संसाधनों का सोर्स और रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं नेचर के। अगर हम लोग ही उस चीज़ को नहीं समझेंगे, बाहर से आके लोगों का क्या है कि थोड़े एक दो दिनों के लिए आएंगे और एक दो दिन अपनी मस्तियाँ करके निकल जाएंगे। हाँ जी। और सोचना ये यहाँ के स्थानीय लोगों को है कि हम इन चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं हाँ और जी। कैसे निपटान करना है। ये है ना कि कहते हैं कि समस्या नहीं समाधान चाहिए, हाँ जी। कि पर्यटन बढ़े और सबको रोजगार भी मिले, और हाँ जी। रोजगार के साथ साथ ये है ना कि जो हमारा ये परिवेश है ये ऐसा ही स्वच्छ बना रहे। हाँ और जी। इसके लिए पहल करना भी जरूरी है। अब होता ना कि अगर हम घर से शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे होता है, आज एक सीखेगा कल दूसरा तीसरा पूरा गांव सीखेगा, तो गांव को सीख के क्या होता है कि एक जो पंचायत होती है ना हमारे छोटे लेवल पे, हाँ तो जी। एक पंचायत सीखेगी, और वैसे देखते देखते हर लोग सीख जाएंगे। और जब हर लोग सीख जाएंगे, बाहर से पर्यटक भी आएंगे, तो वो उस तरह से कचरा नहीं फैला पाएंगे। अगर एक हाँ जी। सही जगह पे हम उनके लिए डस्टबिन लगा के रखेंगे या कहीं पे कुछ नोटिस बोर्ड लगा के रखें कि यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें करना मनाही है, कि ये चीज़ें वर्जित है। जैसे जी। कि मतलब गवर्नमेंट के लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए उसमें, इसमें मतलब आपका सेम ही ख्याल है, या फिर लोगों की ही एजुकेशन होती है जो ऐसी होती ये है? अब देखो ना, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, हाँ जी। गवर्नमेंट पॉलिसियां बनाएगी, पर उस पे पॉलिसी से ज़्यादा लोकल और जो हम लोग हैं, हाँ जी। सोसाइटी जो है, सोसाइटी का काम है आगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर से भी आगे चले। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ के लॉ लॉ एंड ऑर्डर मानने पड़े। अगर हाँ हर जी। चीज़ के लॉ एंड ऑर्डर मानने पड़े तो फिर हमारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा हाँ है। जी। हाँ अब जी। वही है ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से क्या फ़ायदा जब हम छोटे छोटे कामों को नहीं समझ पाए। हाँ जी। हाँ अब जी। ज़रूरी क्या है कि नेचर ज़रूरी है, हाँ जी। हवा पानी ज़रूरी है। जब ये हवा पानी साफ़ नहीं होगी तो फिर वही बात आती है कि एक जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कहते हैं ना, तो पूरे विश्व को कोसना मूर्खता होगी मेरे हिसाब से। हाँ जी। अब इस एरिया में हम रहते हैं, अगर यहाँ का टेम्परेचर हाइक हो रहा है तो उसका समाधान हम लोगों को सोचना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट थोड़े सोचेगी। हाँ जी। हाँ जी। रहना तो हम लोगों ने यहाँ पे, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ समाधान निकाल सकती है वहाँ हाँ पे, जी। पर पहल तो हमें शुरू करनी पड़ेगी। हाँ जी। जी। तो जैसे आपने हायर एजुकेशन करी है इग्नू से, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपने 10 साल जॉब करी है, तो वो अब अलग-अलग जगह पे हैं, उनको लेके कैसा फ़ील करते हैं? और उनके कंपैरिज़न में आप अपनी लाइफ़ को लेके कैसा फ़ील करते हैं? अब देखो कि पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए, कम्पिटिटिव कोशिशें, जैसे पहाड़ों में रहते हैं ना, कि पहाड़ में क्या है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो या घर वाले, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करें। हाँ जी। तो हमारा भी था कि नौकरी करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम देते गए, तैयारियां जितनी हो पाती थी उतनी कर लेते थे। हाँ, बाद में जीबी पंत करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हाँ जी। उसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में, तो हमारा मेन काम था एरोसोल्स पे, ओह! और दूसरे उसमें फिर मल्टी वो भी कर लेते थे और चीज़ों पे, जैसे वाटर पे हुआ, सॉइल पे हुआ, हाँ जी। या ग्लेशियर स्टडी पे हुआ। हाँ जी। तो वहाँ पे 9.5 साल काम किया, तो काफ़ी कुछ सीखा, सीखने के लिए भी मिला और घूमने के लिए भी मिला। बहुत सारी जगह पे वो भेजा गया हम लोगों को काम करने के लिए, लोगों से वार्तालाप होती रही कि क्या समस्याएं, क्या हो सकता है, या किस तरह का वो भविष्य में ये चीज़ें घटित हो रही, तो कैसे इनका समाधान निकाल सकते हैं। हाँ जी। तो अगर साथ पढ़ने वाले दोस्तों की बात की जाए, अब देखो कि नसीब में सबके लिए अलग अलग चीज़ें लिखी होती है। हाँ जी। अब यही है ना कि लिखने के लिए कहते हैं कि कलम तो सभी लिखती है, पर कलम के अंदर जो स्याही होती है वो अलग अलग वो होती है। हाँ जी। किसी में गाढ़ा होता है, किसी में थोड़ा सा वो कम गाढ़ा होता है, हाँ जी। कि जो बाद में छाप छोड़ता है, छोड़ता है। अल्फाज लिखने के बाद स्याही जो छाप छोड़ेगी। तो इंसान का भी यही है कि हर एक के लिए अलग अलग लिखा है। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं यार, मेरा दोस्त वो यूपीएससी क्लियर करके कहीं का डीएम बना है या कुछ कहीं का आईपीएस बना है, तो ये थोड़ी हो सकता कि मैं उसको देख के उससे ईर्ष्या करूं। हाँ जी। वो हाँ जी। उनका नसीब है, ये मेरा नसीब है। हाँ जी। हाँ, ये है कि इंसान कहीं भी रहे, जब भी मिले, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक वो दीवार खड़ी हो गई है हाँ कि नहीं जी। मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। खुशी से खुशी जैसे दोस्तों से बिल्कुल मिलते बिल्कुल, हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम इंसान हैं, हाँ जी। कि इंसान इंसान के काम आए, बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी। हाँ जी। जी। हाँ जी। तो जैसे आपने हमें बताया कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जी। वहाँ पे जीएचएनपी यूनेस्को जी। हेरिटेज साइट है जी। ना? जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
जी देखो, जो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, हाँ ये जी। 1984 या 87 के आसपास इसको एक वो पार्क का दर्जा दिया गया था। हाँ जी। तो धीरे धीरे करते करते 1999 में इसको फिर वो नेशनल लेवल पे एक उद्यान घोषित किया गया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जो इसमें एम्प्लॉयज़ थे, हायर रैंक पे थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत की हाँ जी। इसको यहाँ तक पहुँचाने में। और जो फॉरेस्ट गार्ड, चाहे लोअर लेवल से लेके जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय थे, और जो 2014 में जुलाई में दोहा में यूनेस्को का जो 38वां अधिवेशन हुआ था, हाँ जी। तो वहाँ पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना है, हुँ। मैमल्स है, रेप्टाइल्स वगैरह है, जो विश्व की और जगह पे हो हाँ जी। सकते हैं, पर उस तरह से नहीं कि जैसे यहाँ पे। हाँ, हाँ जी। दूसरा ये है कि जो यहाँ का ये एरिया है, अगर हम ग्रेट हिमालयन पार्क के क्षेत्र की बात करें, तो 1171 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हाँ जी। और इसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया आते हैं। एक आपकी सेंज है, वो लारजी से अंदर को जब हम जाते हैं वहाँ पे शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो दूसरा हमारा तीर्थन है, हाँ जी। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंज का 91 स्क्वायर किलोमीटर और तीर्थन 61 स्क्वायर किलोमीटर है हाँ जी। एरिया में। तो पार्क का ये है कि तीर्थन घाटी को इसलिए आज ये विश्व प्रसिद्ध है कि ये पार्क की वजह से। हुँ। पार्क भी इसलिए है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरी जगह पे देखने के लिए नहीं मिलती नहीं है। मिलते। यहाँ का स्वच्छ आप पानी लो, यहाँ की आप जड़ी बूटियाँ लो, यहाँ की आप वर्ल्ड वॉचिंग के लिए आप जुजू की बात करो, जुजू राना जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, हाँ जी। या आप यहाँ पे स्नो लेपर्ड की बात करो, या ब्राउन बियर या ब्लैक बियर की बात करो, या हुँ। मोनाल कोकलाज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग उनको देखने के लिए बाहर से आते हैं। और दूसरा तीर्थन का स्वच्छ पानी, और तीर्थन में पाई जाने वाली रेनबो ट्रॉट हाँ जी। मछली, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है तीर्थन। हुँ। तो अगर कल को यहाँ पे यहाँ के लोग, ये लोकेशन, हालात सब बदल जाए, तो फिर आपको कैसा फ़ील होगा? आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे? अब देखो कि किसी भी इंसान क्या, किसी भी जीव जंतु के लिए जब चीज़ें बदलती है, जगह बदलती है ना, तो थोड़ा सा दूसरी जगह पे खुद को स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो दिखती सी बात है कि ये जो पहाड़ है, ये जो झरने, जो वृक्ष है, इन सभी चीज़ों को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हाँ जी। दूसरी जगह पे इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। और ना वहाँ पे एकदम से खुद को स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ हाँ का जो जी। क्लाइमेट है, उस पे ढल चुके हैं हम लोग, और किसी और जगह पे खुद को ढालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। तो जैसे कि खेमचंद भाई जी ने बताया यहाँ पे कि यहाँ का वातावरण बहुत सुरमई है, यहाँ पे आपको पानी बहते हुए की आवाज़ हमेशा सुनाई देगी, आपको अलग-अलग फ्लोरा, फ़ौना मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही खूबसूरती है तीर्थन वैली की, और आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये भाई जी ने एक होम स्टे है इनका, जो जिसका नाम है चेतन होम स्टे। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना और भाई जी से अलग-अलग नई-नई कहानियाँ सुनना। हम यहाँ 2 दिन पहले ही आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ से पूरा वैली व्यू दिखता है आपको, बहुत ही अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे। खाना तो भाई जी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आपको ऐसा होम स्टे, ऐसी जगह, ये लोकेशन, ऐसे प्राइस पे तीर्थन वैली में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई जी इसमें? ऐड तो क्या करना, पर ये है कि हाँ, जो भी आते हैं शिद्दत के साथ आइए, स्वागत है आप सबका। चीज़ें, हर चीज़ मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि जैसे होता है शहरों में कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, हाँ हमने जी। बर्गर खाना है। कभी पहाड़ों के जो व्यंजन होते हैं ना, कभी उनको चख के देखिए, उनका स्वाद लेके देखिए, तो एक ऐसी वही चीज़ें आती है ना, फिर से एक जो पहाड़ कठोर नहीं होते हैं, उस तरह की अनुभूति होगी कि नहीं हम किसी उसमें आ गए हैं, पुराने कल्चर में आ गए हैं। हाँ जी। अब ये पिज़्ज़ा बर्गर तो मिलता रहेगा, कहीं से भी हम लोग आते हैं। पहाड़ों की चीज़ों को देखो, अब यहाँ की चीज़ें क्या क्या है। पहाड़ जैसे पुराने लोग हमारे क्या खाते, जैसे यहाँ होता था काटू, कोदरा, हाँ जी। ओगल वगैरह, चिलड़े होते थे, हाँ जी। जौ खाते थे लोग। और पहले खनोर होता है एक, हाँ अ, जी। उसको कहते हैं, बोटेनिकल नेम पता नहीं क्या है उसको, वाइल्ड करके कुछ ये है। उसको पीस के उसका सीरा निकालते थे, और जो बाकी बचता था उसकी चपातियाँ खाते थे, जो
हमारे हाँ जी। बुजुर्ग थे। हाँ जी। और एक कुंगश होती है हैंड, उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि अब धीरे धीरे जैसे हर चीज़ें परिवर्तित हो रही है, हाँ जी। इंसान मेहनत से थोड़ा सा वो कर रहा है कि चुरा रहा है खुद को कि मैंने मेहनत नहीं करनी है, सब चीज़ें बाहर से लेके करना है। हाँ जी। तो ये है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारा यही संदेश है, और जो अभी हम उम्र है लोग, तो उनसे भी यही आग्रह है कि आगे बढ़ते रहिए इसी चीज़ में। हाँ आप जी। टूरिज्म को भी साथ चलाइए, आप अपने एग्रीकल्चर को भी साथ चलाइए, आप अपने हॉर्टिकल्चर को भी साथ चलाइए। अब देखिए कि फिर से भाई मैंने कहा था कि टूरिज्म की बहुत सारी ब्रांचेज है। हाँ आप जी। हॉर्टी टूरिज्म कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, पर ये है कि हमने उस चीज़ को अपने नज़रिए से ले जाना है। कोई ये नहीं कि बाहर से आके कोई कहे कि नहीं आपको ये, हाँ उस पे थोड़ा सा बदलाव करिए, पर ज़्यादा यहाँ के स्थानीय हमें हमें वो मालूमात होना चाहिए कि हमने चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है। हाँ जी। जी। तो जैसे आजकल हर कोई क्लाइमेट चेंज की बात करता है ना? तो आप तो यहाँ पे बचपन से रहते हो, आपको वो डिफरेंस फील होता होगा, जैसे जो चीज़ें आप बचपन में देखते होगे, वो आपको अभी देखने को नहीं मिलती हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है, एक वैश्विक समस्या बन चुका है। हाँ जी। चाहे अब क्लाइमेट के बाद हम चाहे फिर पोल्यूशन की बात करें, उसमें फिर हम वाटर पोल्यूशन की करें या फिर हम सॉइल पोल्यूशन की करें या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है समय के साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि तरक्की, डेवलपमेंट डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ एक समस्याएं भी उजागर हो गई है, हाँ जी। जो कल दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगी, और हम सब के लिए उन चीज़ों से बाहर निकल पाना या उन चीज़ों का समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर समय रहते हम उन चीज़ों से नहीं सीख पाए। हाँ जी। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि एकदम से टेम्परेचर लो हो रहा है और एकदम से हाइक हो हाई रहा हो है, रहा है। तो इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और बारिश का भी वही है, अगर आती है तो एकदम से तेज़ आ रही है, नहीं तो हाँ महीनों जी। तक आ नहीं रही है। हाँ और जी। दूसरा, जैसे जब हम छोटे थे इसी एरिया में 2-3 फीट बर्फ़ गिरती थी हाँ जी। आपके दिसंबर जनवरी फरवरी में, और आज के दौर में हम देखते हैं तो बड़ी मुश्किल जाके 4 या 5 इंच गिरती है। हाँ जी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, आज से अगर 20 साल पीछे जाएँ हम तो 3-4 फीट बर्फ़ गिरती थी इस एरिया में, हाँ जी। और आज बहुत कम। और इसी रफ्तार से क्या हो रहा है कि बर्फ़ कम पिघल रही है, हाँ जी। कम पड़ रही है, और ग्लेशियर ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और हुँ। ग्लेशियर मेल्ट होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हाँ जैसे जी। ब्लैक कार्बन की बात करते हैं हम लोग, जो साइंटिफिक रूप में ब्लैक कार्बन की बात होती है कि हाँ जी, एक कालिक सी जम रही है हिमालय के ग्लेशियरों पे, हाँ जी। तो वो जल्दी से उन ग्लेशियरों का आकार सिकुड़ रहा है। हाँ तो जी। बहुत सारे रीज़न हैं, और ये तरीके वही है ना। कई बार हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल काफ़ी नीचे चले गया है कि हाँ जी। बहुत सारी काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है। एक महाराष्ट्र में, शायद एक महाराष्ट्र या कर्नाटका में एक गांव है लातूर करके, हाँ तो जी। वो लोग गर्मियों में पीने के लिए 30 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, क्योंकि हाँ। उनके जो उस गांव के आसपास का एरिया था वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो था वो काफ़ी नीचे चला गया था। हाँ जी। तो ये चीज़ें अब क्या हो रहा है कि पहाड़ों में भी हो रहा है। जो सूखा पहले मैदानों में देखने के लिए मिलता था, पहाड़ों में उतना असर नहीं होता था। हाँ आज जी। के दौर में क्या हो रहा है कि एक तो हमारे सीमेंटेड मकान वगैरह आ गए हैं, हुँ। और गांव में क्या, जी हाँ जी, हमने सीमेंटेड रास्ते बना दिए, पेवर बना दिए। हाँ तो जी। वो चीज़ें क्या हो रहा है कि जो पानी का रन ऑफ है ना वो एकदम से सीधा आगे जा रहा है, हाँ जी। पानी नीचे ज़मीन में नहीं रिस रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा ये भी हो रहा है कि समय के साथ साथ हम 2 साल पीछे जाएं, 2023 में जाएं हम, जब हाँ जी। हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत वो क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुए थे 2-3 दिन, 8, 9 और 10 जुलाई को। हाँ जी। तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ों को देखा। फिर से वही होता है कि जब कुछ इंसान के साथ घटित होता है ना, तो उस समय हम एक दूसरे को कोसने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि पहले हम किस चीज़ के बारे में सोचते नहीं कि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो हाँ उसी जी। चीज़ पे मैंने कुछ एक पंक्तियाँ लिखी थी। तो हमें भी सुना दीजिए वो बिल्कुल, पंक्तियाँ। तो सुनाता हूँ कि क्या लिखा था। देखो कि हम यहाँ पे जो आए ना इस नेचर में, हम मेहमान हैं, हाँ कोई जी। हमारी मलकियत नहीं है। हाँ कि जी। ये मान लो, ये जो जगह ज़मीन हमें मिली है ना थोड़ी देर के लिए, हमें हमारे पूर्वजों से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से मिली है। हाँ जी। हाँ जी। किसके लिए हम लोग इस चीज़ को सँभाल रहे हैं? आने वाली आने पीढ़ियों पल के लिए। हमारे बुज़ुर्गों ने जितना सँभाला था उन्होंने बहुत खूबसूरत सँभाला था, हाँ पर जी। अब ये है कि हम लोग कैसे उसको सँभालते हैं। हाँ जी। तो लिखा था कि बोल मेहमान क्या देखा? हुँ। इसमें था कि खूब था विकास देखा, कुछ तरक्की तो कुछ थी प्रगति देखी, हुँ। जितनी पीड़ा में ये पहाड़, प्रकृति, पर्यावरण, इनकी ना थी ऐसी दुर्गति देखी। बोल हुँ। मेहमान क्या देखा? हुँ। बादलों से बरसती फुहारें देखी, गिरा हुआ आसमान देखा, डरता, धंसता, टूटता हिमालय देखा, रौद्रता दिखाती हुई।
गंगा जमुना सतलुज ब्यास रावी चंद्रभागा का रूप देखा, भयंकर त्रासदी का कैसा स्वरूप देखा, विकास की बातों को किसके अनुरूप देखा, छलनी कर बैठे हम अभी से, इतना ना था इससे पहले हमने ये कुरूप देखा, बोल मेहमान क्या देखा। ब्यास की लहरों में बहती इमारतें देखी, पार्वती की तेज जल धाराओं की शरारतें देखी, ऐसे ना थी कभी अतीत में ये प्रकृति की कभी हरकतें देखी, खजाने भर दिए हिमालय को नीलाम करके, ऐसी कैसी ईर्ष्यावादी बरकतें देखी, बोल मेहमान क्या देखा। बांग मनाली की हाल देखे, सभी के सभी यहाँ वक्त के आगे कंगाल देखे, भुंतर पंडो की सड़कों को मूड़ते देखा, सेंज बाजार को उजड़ते देखा, पंडो मंडी शहर को डूबता देखा, तीर्थन की धारा को भी मुकर होते देखा, पल भर में प्रकृति की तबाही देखी, किन कर्मों की उगाही देखी, ऊंचे ऊंचे पुलों को बहते देखा, बहुत ज्यादा पृथ्वी को भी सहते देखा, माँ है ये ख्याल रखना इसका, यही था बुजुर्गों को कहते देखा, बोल मेहमान क्या देखा। सड़कों को रुकते देखा, स्वप्नों को हालातों के आगे झुकते देखा, सिर्फ सीना चीरने से मन नहीं भरा था, प्रकृति में मिलाते जहर देखा, रोक ना सके बहाव इस बार जो, उन जल बांधों को हामते देखा, करो ना छेड़खानी इतनी ज्यादा भी, हदें सारे तुम्हें लांगते देखा, जब उतारू हुई प्रकृति और वक्त की मार, सबको यहाँ माफी मांगते देखा, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, बस दिखावे का हुक्का सबको फूंकते देखा, बोल मेहमान क्या देखा। कांगड़ा चंबा को ठहरा देखा, किन्नौर लाहौल में भी पहरा देखा, हमीरपुर उन्ना बिलासपुर मंडी का भी नज़ारा देखा, दर्द हिमाचल का भी सारा देखा, मरहम उतारने लगे थे काफिर कोई गहरा देखा, सिरमौर शिमला की हरियाली देखी, इंसान की हर जगह मनमानी देखी, कैसे और क्यों बसाए थे ये शहर, आज फिर वो कहानी देखी, जीत पाया है कोई वक्त से यहाँ प्रकृति के खिलाफ जाकर, सराज कह रहा था बाजार आनी देखा, रोती बिलखती आंखों में सैलाब वो पानी देखा, बोल मेहमान क्या देखा। डूबते घर मकान देखे, यहाँ सभी बेबस हताश और हैरान देखे, बारिश की बूंदों से सबको परेशान देखा, कैसे होगा सफर यहाँ से आगे का, समस्याओं के भी निदान देखे, जहाँ कहीं अधिकार जमाए बैठे थे हम, जहाँ कहीं अधिकार जमाए बैठे थे हम, बस हर जगह तबाही और उगाही के निशान देखे, फिर उठ खड़े होंगे हम बातों पर अमल करके, ईर्ष्या का त्याग करके, अब बातें यही करते इंसान देखे, बोल मेहमान क्या देखा, बोल मेहमान क्या देखा। तो बोलो मेहमान, और हम बचाते हैं इस प्रकृति को और तीर्थन वैली को और पूरे हिमाचल को, ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां यहाँ पे जो ये लोग 20 साल पहले देखते थे वो हम आगे अपनी पीढ़ियों को भी दिखा पाएं। धन्यवाद। हर सवाल के जवाब में सिर्फ बातें नहीं थी कहीं ना कहीं पहाड़ों की गूंज, हवाओं का सुकून और दिल में छुपी एक सच्चाई। तीर्थन वैली ने उन्हें अपनाया और उन्होंने तीर्थन वैली को एक कविता बना दिया। शायद जिंदगी का मतलब वही है, जहाँ खुद से मिलना है बिना शोर के, एक चुप कविता में, एक चुप कहानी में। धन्यवाद। If you like my content, do follow me. Thank you.